प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बुक के क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है हमें कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दीजिए। तो आज जो है हम क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम जो अभ्यास प्रश्न हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो, और अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि NCERT ऐप्स को मोबाइल में डाउनलोड करके और उनके कंटेंट जो है वो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कभी भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसमें पेज नंबर 14 में जो इंग्लिश मीडियम की साइंस की बुक है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि नीचे कुछ केमिकल रिएक्शन जो दी गई है उस रिएक्शन से जुड़े हुए इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शन को पढ़ करके हमको ये बताना है कि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट या रॉन्ग हैं। तो बुक में जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 2PbO प्लस कार्बन गिव्स 2Pb प्लस CO2। तो आप ये जो आपका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है इस केमिकल रिएक्शन को पहले आप देख करके पहचानिए कि इस केमिकल रिएक्शन में वास्तव में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप इस एरो को देखिए। ठीक है, ये एरो जो है इफ डायरेक्शन में है यानी मेरे राइट हैंड साइड है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है दिस इज वन डायरेक्शनल रिएक्शन, यानी एक डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन है। और ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में होती है उसको अपन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो लेफ्ट साइड ये जो है ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और राइट साइड में जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हमारे बुक में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक, वो स्टेटमेंट अगर रिएक्टेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक, किससे जुड़ा हुआ है? रिएक्टेंट से जुड़ा हुआ है, तब तो स्टेटमेंट सही है। और अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ लिख करके बता रहा है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो अब हम कैसे, सबसे पहले आप इस केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है और इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड है और कार्बन है ना, यानी लेड ऑक्साइड और कार्बन जो है ये दोनों रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो ध्यान देने लायक बात ये है, आप देखेंगे कि लेड ऑक्साइड जो है ये लेड में कन्वर्ट हुआ है। लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है? लेड में। और कार्बन जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, लेड ऑक्साइड लेड में कन्वर्ट हुआ और कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप लेड ऑक्साइड में देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन निकले, है ना, किसी रिएक्टेंट से अगर ऑक्सीजन निकल रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं उसको रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, या इसको रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। और दूसरा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? इस लेड ऑक्साइड से आई, है ना, ये ऑक्सीजन इस लेड ऑक्साइड से आई। तो कार्बन ने इस ऑक्सीजन को अब्स्ट्रैक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यानी ये जो रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है दिस इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन का टाइप्स है उसमें से जो आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हुए हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन को निकाल रहा है, यानी लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हुआ और कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन निकल गई इसको अपन बोलेंगे रिडक्शन और इसको अपन क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, तो आप सबसे पहले तो पहचान गए कि इस केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है। अब इसके बाद अपन आते हैं स्टेटमेंट में। किस में आते हैं? स्टेटमेंट में। तो आपकी बुक में सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखिए लेड के बारे में बोल रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड जो है वो अपचयित हो रहा है। ठीक, तो खोजिए इधर लेड है क्या? लेड नहीं है। इट मीन्स कि जो पहला स्टेटमेंट है ना, फोर स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और लेड तो है ही नहीं है क्या? नहीं है। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो लेफ्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है यहाँ पर। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद तीसरा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और चौथा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर देखिए लेड ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। तो अब जो है इसमें ऑप्शन हमको क्या सेलेक्ट करना है? जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट नंबर कहता है कि कंडीशन क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई है इस केमिकल रिएक्शन में नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए एंड बी, है ना, ए एंड बी, फिर इसमें दिया हुआ है ए एंड सी, फिर है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और चौथे में ऑल है। तो आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्वेश्चन में, ए एंड बी, और ए एंड बी का ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 1 नंबर में। तो हमारा जो सोल्यूशन क्या होगा? 1 नंबर होगा। ठीक है, हमारा सोल्यूशन क्या होगा? 1 नंबर में। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी तो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दी गई ये जो रासायनिक अपक्रियाएँ हैं, इस रासायनिक अपक्रिया के लिए जो 4 कथन दिए गए हैं, इन कथन में से कौन कौन से कथन असत्य हैं। ठीक, तो आपका केमिकल रिएक्शन है, आप इस रासायनिक अपक्रिया को पहचानिए। इस रासायनिक अपक्रिया में क्या हो रहा है? ये रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण है ना और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों ही होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको रेडॉक्स अपक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है उसको हम अपचयन रासायनिक अपक्रिया, और यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो जिस रासायनिक अपक्रिया में कार्बन ऐड होता है उसको हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड सीसा जो है, सीसा का अपचयन हो रहा है। ठीक, तो सीसा का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही है ना। सीसा जो है नो फर्स्ट नंबर क्या दिया? हाँ, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड तो है ही नहीं है, लेड है क्या? जबकि यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इधर साइड कार्बन, मतलब पहला बोल रहा है कि लेड, तो इधर लेड नहीं है। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्टेंट साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। फिर तीसरा बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, जो चौथा स्टेटमेंट दिया है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड, कार्बन और लेड ऑक्साइड मौजूद हैं, इसलिए तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, पूरा देखिए,
और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेरी आती है, उस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, ठीक है, कि आपको और किस तरह से मैं समझाऊं ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये ठीक है। तो आप ये केमिकल रिएक्शन देखिए और इस केमिकल रिएक्शन को पहचानने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर Fe2O3 है और यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक। अब इस एल्युमिनियम के साथ राइट साइड में कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। और आपका जो आयरन है ना, Fe2O3 है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है, इस फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फेरिक ऑक्साइड का जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से फ्री हो गया है, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपकी बुक में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है द एबव रिएक्शन ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कई रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। यानी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके और एक क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइन तो हो रहे हैं लेकिन दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या है कि दो रिएक्टेंट होना चाहिए और दोनों ही रिएक्टेंट में केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों के पास मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें संभव नहीं है। फिर अगला दिया हुआ है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो डिकम्पोज होकर के या टूट करके कई छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, अब आप देख रहे हैं कि आयरन और ऑक्सीजन है यहाँ पर एल्युमिनियम है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन अभी यहाँ पर आयरन के साथ है और यहाँ पर किसके साथ है? अब एल्युमिनियम के साथ। यानी ऑक्सीजन ने अपना प्लेस चेंज कर लिया है। ऑक्सीजन जो है अब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ है ना। जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं, है ना, ए बी दो फ्रेंड हैं। अब सी आया इसके पास और सी ने बोला बी को, चलो भाई हम दोनों चलते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो अब क्या होगा? ये बी सी साथ हो लिए और ए को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो है किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपके बुक में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें, दोनों सेम ही है। तो इस प्रकार से डी नंबर जो है इसका दूसरे का जो ऑप्शन क्या होगा? ये डी नंबर जो है ये राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब अपन जो है इसको आप नोट कर लीजिए और जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन को आप पढ़िए, आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है और उनके कई एग्जांपल्स को देखिए। और जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिया जाता है, जो भी रिएक्शन दिया जाता है, उनको समझने का प्रयास कीजिए कि वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप का है, किसको फॉलो कर रहा है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टेटमेंट को पकड़िए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, है ना। और आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं डाइल्यूट या लिक्विड। इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे के चूर्ण, है ना, लोहे का चूरा, लोहे का बुरादा।
तो लोहा जो है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसका नोटेशन सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सॉलिड। और ये लिक्विड फॉर्म में है, डाइल्यूट भी है, तो आप यहाँ पर चाहे तो डाइल्यूट ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इस आयरन फिलिंग से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा FeCl2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, फ्री करे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, ये तो केमिकल रिएक्शन है। अभी क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर सिंगल है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल। यानी कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि दोनों तरफ बराबर होती है तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, आपने एक नियम पढ़ा होगा। कौन सा नियम पढ़ा होगा आपने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। तो उसको अप्लाई करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आवश्यक होता है। और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो ये बताता है कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट जो है वो रिएक्शन करके और प्रोडक्ट को बनाया। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिएक्टेंट चाहिए, या किसी भी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट हमको बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है हमें उसको बैलेंस करना आवश्यक होता है, यानी कि मेजरमेंट का इसमें रोल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयरन फिलिंग से रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। तो अब इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। आप करेक्ट आंसर को चुनिए। तो सबसे पहला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो आप देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो ये पहला स्टेटमेंट ही आपका यहाँ पर ट्रू हो गया है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है आपके उसमें। आप चाहें तो अपने स्कूल में, इसको अभी तो क्या है स्कूल खुली नहीं है, लेकिन जब आप लैब में जाएंगे तो लैब में जाने के बाद आप जो है ये केमिकल रिएक्शन ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बॉटल ले लेंगे ऐसे, है ना, और इस बॉटल में आप जो है क्या करेंगे, आयरन का टुकड़ा या जिंक का टुकड़ा, है ना, चाहे तो आप आयरन का टुकड़ा ले लीजिए और चाहे तो जिंक का टुकड़ा ले लीजिए, है ना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ले लीजिए। और लेने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस प्रकार का फनल भी आप ऐसे इसमें जोड़ देंगे, है ना। और फनल जोड़ने के बाद एक आप यहाँ से ट्यूब आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सील कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर सील कर देंगे। सील करने का मतलब ये है कि आप कॉर्क लगा देंगे। और कॉर्क लगाने के बाद ये जो आपकी ये पाइप गई है, इस पाइप को एक ऐसे उसमें डुबा देंगे जिसमें पानी भरा है। क्या भरा है, ये पानी भरा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका ये कि जब गैस निकलेगी तो गैस बुलबुले के रूप में निकलेगी, एयर बबल्स के फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि गैस को तो हम देख नहीं सकते। जब कोई एक्टिविटी होती, जैसे पाइप से आप जब मान लीजिए फूंक रहे हैं, हवा देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप उसी पाइप को पानी में डुबा देंगे और फूंक मारिए, तो जो एयर आप मुंह से फूंक मारेंगे वो पानी के साथ बुलबुले के रूप में निकलेगा, तो आप बता देंगे कि एयर निकल रही है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, तो अभी तो आपने सिर्फ आयरन या जिंक लिया हुआ है ना, आयरन लिया है, इस केमिकल रिएक्शन में आयरन कह रहा है तो आपने आयरन लिया है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, आप यहाँ पर डाइल्यूट HCl इसमें भर दीजिए, है ना, डाइल्यूट HCl आप भर देंगे। और डाइल्यूट HCl भरने के बाद आप क्या करेंगे, इसका नट आप ऐसे नॉब ऑन करेंगे। जब आप इसमें डाइल्यूट HCl भरेंगे, ऐसे मान लीजिए भरेंगे, कुछ देर बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये FeCl2 यहाँ बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो गैस यहाँ से होते हुए वो यहाँ से पास होगी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होगी तो वो बुलबुले के रूप में आपको दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन गैस ही है इसका
पता कैसे करेंगे? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ही ज्वलनशील होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल। और जब एक जलती हुई माचिस की तीली हम उसके पास लाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए अचानक से पॉक से आवाज़ आएगी और फ्लेम जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें से गैस निकल रही है ना, जैसे गैस निकलेगी आप एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाएंगे तो ये जो फ्लेम है वो फ्लेम ऐसे बढ़ जाएगा और पॉक से आवाज़ आएगी, यानी पॉप साउंड आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके आप इस केमिकल रिएक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस से निकल रहा है इसका भी एक्सपेरिमेंट या परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो ये है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। इसके बाद बच्चों ये जो आपकी बुक में जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो हो गया। इसके बाद चौथा है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कब होता है? जब उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो दोनों साइड इक्वल हों। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों आवश्यक होता है? लॉ ऑफ, कौन सा लॉ? केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको फॉलो करने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए या उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए अपन को उसको बैलेंस करना आवश्यक होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले देखिए आपकी बुक में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, है ना। पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 5 में हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले फिफ्थ का फर्स्ट नंबर है हाइड्रोजन गैस, है ना, H2 कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में लिखते हैं, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि आपको केमिकल रिएक्शन को आपको स्टेटमेंट फॉर्म है उनको इस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले हम चारों रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। ये A नंबर हुआ, B नंबर हुआ, C नंबर, D नंबर। सेकेंड में है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बर्न्स इन एयर, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, टू गिव वाटर, वाटर का फार्मूला H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये दूसरा इक्वेशन हुआ हमारा। तीसरा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इसका PPT, है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन जब अपन कराएं और उसमें जो प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट में लिक्विड के साथ साथ कोई सॉलिड मास भी अगर प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, कोई सॉलिड मास प्रोड्यूस हो जाए तो उसको अपन प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन हुआ। और उसके बाद चौथा है पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल यानी K, है ना, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर, ठीक है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में थे, उनको हमने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। और अब जो है हमारा काम यहाँ पर क्या है, हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, देखिएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप लेफ़्ट साइड रिएक्टेंट, लेफ़्ट साइड एलिमेंट्स का नाम लिख दीजिए फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स, और राइट साइड जो थर्ड कॉलम होगा उसमें प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक।
तो उसमें ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, उस एलिमेंट की पहचान करेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर में है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जिधर साइड उसका नंबर कम है उधर साइड आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और इस बेसिस पर आप क्या करेंगे, उनको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल टर्म जो आपकी एनसीईआरटी के उसमें दिया हुआ है, उसी को फॉलो करके हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इंडिविजुअली मैं नहीं बताऊँगा सबको, सभी स्टेप को फॉलो करते, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपने पहचान लिया हाइड्रोजन 3 है, तो आप हाइड्रोजन को पकड़िए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 और 3 का जो आप 2 और 3 मतलब 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या निकलेगा, 2 3 जा 6। ठीक है, यानी 6 जो है 2 और 3 का कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। और यहाँ पर जब आपने नाइट्रोजन 2 किया तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर 3 है तो आपने यहाँ पर 3 किया, और ये 2 है तो यहाँ पर 2 किया। तो इस प्रकार से ये हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया है, या केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर आप देखें H2S + O2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 and 1 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा कर देते हैं तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब ऐसा करने पर आपका क्या इम्बैलेंस हो गया है, आप देखिए ज़रा इसको, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 हो गया, तो आप इसको 2 करिए। जब आप यहाँ पर 2 कर देते हैं तो अब हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, आपका ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन सल्फ़र जो है वो इनबैलेंस हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सल्फ़र के लिए आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब जब सल्फ़र कर देते हैं तो आपका ऑक्सीजन जो है वो इनबैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन काउंट करिए, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 यानी 6 हो गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये केमिकल रिएक्शन भी, या ये केमिकल इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो गया है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सी में आ जाइए, BaCl2 + Al2SO4। तो आप यहाँ पर देखिए कि बेरियम के साथ क्लोरीन है, और यहाँ पर ये आयन एक्सचेंज हो गया है ना, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 2 है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर एल्युमिनियम 2 कर दिया, और अब आप यहाँ पर काम करिए, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 बेरियम हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कर दीजिए। ओके, सल्फेट यहाँ पर 3 था, सल्फेट यहाँ पर सिंगल था, तो यहाँ पर 3 सल्फेट। सबसे पहले अपन को किसको पकड़ना था, सल्फेट को पकड़ना था, है ना। सबसे पहले किसको पकड़ना था, अपन को सल्फेट पकड़ना था। तो सल्फेट यहाँ पर 3 था, तो हमने यहाँ पर 3 किया, तो सल्फेट हो गया। अब इसके बाद आप किसको पकड़ना है, सल्फेट के साथ एल्युमिनियम 2 है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 2 करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये केमिकल रिएक्शन जो है ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक कर लीजिए, बेरियम 3 बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 2 जा 6, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 सल्फेट 3। तो इस प्रकार से आपका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम + H2O, यहाँ पर KOH है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है। तो आप इसको क्या करिए, आप यहाँ पर सबसे पहले 2 बढ़ाइए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ बैलेंस करिए, यहाँ आप 2 रखिए, 2 2 जा 4। तो अब देखिए आपका क्या क्या बैलेंस हो गया है, आपका 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम 2 है और यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो उसको आप 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो केमिकल इक्वेशन था क्वेश्चन नंबर 5, ये बैलेंस हो गए हैं। तो इस स्टेप को फॉलो करके प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, उनको लिखना
और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं इनकी आज हमने प्रैक्टिस की, इसको हमने डिस्कस किया। और आप इनको वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तब तक ये जब तक समझ में ना जाए। उनको पढ़िए, बुक रीडिंग करिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और आपके मन में जो भी सवाल हैं इस चैप्टर के जुड़े हुए वो आप मुझसे पूछिए। बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन आज उनको बताया, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।